and on the rest of the items service tax would be levied. So just a formal good morning for the online students. Good morning and welcome everyone to this Indian economy class. So we were just doing a recap of the things that we have covered so far. Specific tax, ad valorem tax, then service tax in India. Though we have covered these items in detail in the last few classes, but just a kind of recapitulation of whatever we have covered in the last few classes. So let's get started with it. सो दिस इज देयर. अब समझ में आया नेगेटिव लिस्ट और पॉजिटिव लिस्ट का फंडा. धीरे धीरे से हर आइटम की नेगेटिव लिस्ट बनती चली जाएगी कि यही वो आइटम्स हैं जो सर्विस टैक्स के अंडर नहीं आती, बाकी की सभी आइटम्स सर्विस टैक्स के अंडर आती हैं. क्लियर? ग्रेजुअली ये होगा. क्लियर? डन है. तो ये था पॉजिटिव. और सर्विस टैक्स क्या है? तो इंडिया ने जैसे वी वर बिकमिंग अ सर्विस सेक्टर इकोनॉमी प्राइमरीली लेड बाय सर्विस सेक्टर, 55% ऑफ द जीडीपी कमिंग फ्रॉम सर्विसेज. तो जब ऐसा होता है कि 55-60% जीडीपी सर्विसेज से आ रहा हो, तो ऐसे केस में हमने देर सवेर ये आइडेंटिफाई किया कि हमारी कंट्री में सर्विस टैक्स ही नहीं है. लॉट ऑफ सर्विसेज वर आउटसाइड द नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, द नेक्स्ट टैक्स, राइट. एक्साइज और मैन्युफैक्चरिंग सेल टैक्स में भी नहीं आती, तो सर्विस टैक्स लगाना हमने जरूरी समझा एंड वी फाइनली इंप्लीमेंटेड दिस. अब इसको ज्यादा फैक्चुअल एस्पेक्ट इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो मैंने ओवरव्यू दिया है वो पता होना जरूरी है. ये जो फैंसीफुल टर्म्स हैं पॉजिटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट, इसका कोर पता होना चाहिए. ग्रेजुअली कोई भी टैक्स, जैसे कोई भी आइटम जब हम कुछ लेके आते हैं, तो जैसे जीएसटी लेके आए तो जीएसटी के अंडर नेगेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स बनेगा. जब भी कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिस्ट का फंडा आ जाता है, राइट. तो कभी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाए, द टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिस्ट इज मोस्टली यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेस. सर्विस टैक्स ही नहीं, ओवरऑल टैक्सेस. अगर प्रिसाइजली सर्विस टैक्स दे रखा हो तो सर्विस टैक्स, राइट. तो इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड्स, टैक्सेस के मैटर में ये लगाया जाता है. और इसके अलावा क्योंकि अब नाउ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एन इंटीग्रेटेड टर्म, तो हम इसकी एंट्री 92C है, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि कौन सी एंट्री में इसको ऐड किया गया. वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए से किया गया था, बस इतना पता होना ज़रूरी है. डन. एवरी टाइप ऑफ सर्विस, एडवर्टीजमेंट सर्विस, ऑनलाइन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, होटल्स, एवरीथिंग, राइट. होटल्स पे सेल्स टैक्स पहले होता था, राइट. लेकिन बाद में क्या हुआ, सर्विस टैक्स आने लग गया. जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, मैकडी वगैरह क्यों सर्व नहीं करते? एक तो उनका लेबर कॉस्ट बचता है, मैकडी का फिनोमिना यही है, सेल्फ सर्विस, राइट. लेकिन दूसरा फंडा क्या है कि अगर वो सर्व करने लगेंगे दे वुड हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स, राइट. तो सर्विस चार्ज जो होता है वो अलग है. सर्विस चार्ज तो कंट्रोवर्सी पता है, राहुल बॉस नाम के जो एक्टर ने वो 2 केले खाए JW मैरियट में, है ना, और 400 रुपये पर बनाना लगा दिया. तो वो फंडा अलग है. सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट में नहीं देना पड़ता. लेकिन जब आप किसी रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं आपको, तो क्या लगेगा, सर्विस टैक्स. और अब क्या है, जीएसटी हो गया. वो जीएसटी इन नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स इज चार्ज एट अ लोअर रेट. जीएसटी इन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट्स इज चार्ज एट अ डिफरेंट रेट. देन जीएसटी इन लिकर, जिनके पास लिकर लाइसेंस है, जीएसटी ऑन लिकर द रेस्टोरेंट्स और बार्स विद लिकर लाइसेंस, वो अलग रेट पे है. और जो बाकी वाला है वो अलग रेट पे, राइट. क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि खाया पिया आदमी ज्यादा टैक्स पे कर सकता है, राइट. नाउ सर्विस टैक्स क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. सर्विस टैक्स का फंडा नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. सर्विसेज पे टैक्स, कोई कमोडिटी नहीं बनी, कोई टैंजिबल गुड नहीं बनी. टैंजिबल क्या होता है, समथिंग यू कैन टच. इंटेंजिबल क्या है, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग. बैंकिंग एज अ सर्विस, इसलिए एटीएम सर्विस चार्ज, या एटीएम पे जब आप एक थ्रेशोल्ड नंबर से विड्रॉ ज्यादा कर लेते हो तो 20 रुपए लगते हैं, उस 20 रुपए के ऊपर टैक्स, राइट. हर चीज पे सर्विस टैक्स लगेगा जहां जहां सर्विस प्रोवाइड हो रही है. क्लियर? एयरटेल या कोई भी चीज सर्विसेज में आती है. डन.
तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे नेगेटिव लिस्ट का भी जीएसटी में फंडा चल रहा है कि इन पे नहीं है, उनको भी लाया जाएगा। अब क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज हैं, दे आर नॉट उनके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगती है, तो वो सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन गवर्नमेंट आगे करती जा रही है। पॉजिटिव लिस्ट में पहले पॉजिटिव लिस्ट आएगी कि इन आइटम्स पे, क्योंकि रिसेप्टिविटी नहीं होती। कोई भी नया टैक्स लेके आएंगे तो पीपल वुड नॉट बी रिसेप्टिव टू इट्स एप्लीकेशन, कौन देना चाहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे से सर्विस टैक्स लगाना शुरू करती है कि इस आइटम पे इंक्लूडेड है, इस आइटम पे है। फिर जब ज़्यादातर आइटम्स आ जाती हैं तो उसको एन्यूमरेट करने का, पॉजिटिव लिस्ट में इतना लंबा चौड़ा काम करने का फ़ायदा नहीं है ना, इतनी लिस्ट बनाने का। तो फिर गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर देती है बस इन आइटम्स को छोड़ के बाकी सभी पे सर्विस टैक्स है, राइट। नाउ एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी, अगर मेंस में, प्रीलिम्स में, कभी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्साइज ड्यूटी विच इज द ड्यूटी विच इज लेवाइड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग पे कौन सी ड्यूटी लगती है? एक्साइज। एक्स का मतलब क्या होता है? ये फैक्ट्री गेट है, ठीक, फैक्ट्री गेट से बाहर जब गुड्स जाएंगी एक्स हो गया, ठीक, एक्स हो गया ना, बाहर निकल रही है गुड्स, तो एक्साइज ड्यूटी टर्म यहां से इन्वेंट हुआ है। पहले एक ड्यूटी होती थी पुराने जमाने में, जब राजा कोई बाहर से गुड्स लेके आते थे तो उसको इनसाइज बोलते हैं, राइट, बट हमारे टर्म में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसाइज क्या होती है? जब किसी राजा की, किसी कंट्री की ड्यूरेशन में गुड्स आती हैं तो वो ड्यूटी लगती है, अब उसे क्या बोलते हैं? कस्टम्स ड्यूटी, राइट। इनसाइज क्या होती है? जब फैक्ट्री में कच्चा माल लेके आ रहे हैं, तो जब किसी दूसरी फैक्ट्री से गुड्स बाहर जा रही हैं, एक फैक्ट्री में अंदर जा रही हैं, तो यहां पे जो एक्साइज लगी वो इनके लिए क्या हो गया? इनसाइज, परचेजिंग फर्म के लिए। समझ में आया? बस फंडा क्लियर होना चाहिए, डन है। कोई पूछेगा नहीं इनसाइज, कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे एक हमारे इस बार के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के कैंडिडेट थे, वो रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स में थे, तो उनसे ये टर्म पूछ लिया। अब वो दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में लगे हुए थे। मतलब समझ में आया? जब आप अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं करते हो, जिस सर्विस में हो, और अगला अटेम्प्ट दे रहे होते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग में सिखाया तो होगा ही, लेकिन ट्रेनिंग बंक करते हैं, ये सब करते हैं, तो ऐसे केस में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ द टैक्सेबल इवेंट इन दिस केस इज मैन्युफैक्चरिंग एंड द लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अराइजेस एज सून एज द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। लिख लो इसको, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाइंग एक्साइज ड्यूटी। प्रिंसिपल्स ऑफ लेविंग एक्साइज ड्यूटी। Excise duty is levied as soon as the goods are manufactured. पहले यही प्रिंसिपल होता था, ठीक है। पहले दिस यूज टू बी दी प्रिंसिपल कि जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुई, जैसे ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री से गुड्स गोडाउन की तरफ ले जाना शुरू किया, तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का जैसे रूम होता है, तो बड़ी फैक्ट्रीज में आप जाओगे, लुधियाना में हार्पिक की फैक्ट्री है या कहीं पे, तो वहाँ पे देखोगे इन हाउस ही एक्साइज, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट की वो महिंद्रा की गाड़ियाँ घूमती है ना, वाइट कलर की, लिखा होता है कर विभाग, आयकर विभाग, या आयकर तो इनकम हो गया, लेकिन एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑन ड्यूटी, कुछ ऐसा लिखा होता है। तो वो ऑफिसर्स यहीं पे ही डिप्यूटेड होते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज पहले क्या करती थी कि फैक्ट्री में यहाँ पे काम हुआ और यहाँ पे गोडाउन है, ठीक, तो गोडाउन के नाम पे गाड़ी निकालेंगे कि हम तो गोडाउन भेज रहे हैं, लेकिन गाड़ी टैक्स पे किए बिना 2 नंबर में माल भेज देते थे, राइट। मतलब गुड्स प्रोड्यूस हुई लेकिन नहीं हुई, रात में एक ट्रक निकाल दिए 2-4। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे जब ऑफिसर्स डिप्लॉय कर दिए, इनकी खर्ची हो गई। मतलब समझ रहे हो, ये एसी में बैठे हैं, सारी बॉटल्स वॉटल्स हर तरह की, ठीक, हार्पिक की नहीं और भी, तो सारी चीज़ें, मतलब इनको एकदम सुख शांति से, और भी कुछ चाहिए है ना, जो भी 3 चीज़ें होती हैं, तो वो 3 सुख इनको यहीं पे मिल जाते थे, और ये घर भी नहीं जाते थे, बोलते थे ड्यूटी पे है, राइट। तो अब ये सारा करप्ट जो पैटर्न है उसको रिमूव कर दिया। अब क्या होता है
कि जब गुड्स सेल होंगी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। जैसे हार्पिक कंपनी का अगर एग्जांपल लें तो हार्पिक में कुछ केमिकल्स तो यूज हो रहे होंगे, HCl वगैरह, राइट। तो HCl वाली बड़ी कंपनी, उसके ऊपर सरकार नजर रखती है कि आपने कितने इनपुट्स लिए और आपने कितना HCl हार्पिक कंपनी को या किसी भी टॉयलेटरीज बनाने वाली कंपनी को सप्लाई किया। तो जितना आपने यहाँ से लिया 10, मान लो 10 लाख का लिया, तो 10 लाख पे 12% GST जो है उसका इस कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये क्या है? कैरेट एंड स्टिक मेथड नहीं है, ये क्या है? कैरेट मेथड है। कैरेट एंड स्टिक वो था कि अगर पकड़ेगा तो पेनाल्टी लगेगी, ये सब पकड़े जाते ही नहीं थे वो लोग, राइट। अब क्या है? कैरेट अप्रोच, कि आप भी इनपुट लो हम भी इनपुट लें, आगे अगर किसी को बेचोगे तो आप ही का फायदा है, और अगर 2 नंबर में माल बनाओगे तो सरकारी कंपनीज को नहीं बेच पाओगे क्योंकि वो तो बिल मांगेंगी, गवर्नमेंट इज अ बिग एंटिटी। या फिर अमेजन पे नहीं बेच पाओगे, अमेजन पे नहीं बेच पाओगे तो अमेजन को तो गवर्नमेंट पूरी वॉच रखती है इनके ऊपर, राइट। करप्शन है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जीएसटी के फायदे क्या हैं, राइट। माइक्रो लेवल पे करप्शन खत्म हो गई, माइक्रो लेवल पे ट्रांसपेरेंसी, मैक्रो लेवल पे क्या है? करप्शन। अमेजन के सीईओ फाइनेंस मिनिस्ट्री से ऐसे मिलने जाते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ मिलने जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ रहे हो। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर पेनाल्टी लगती है FCRA के अंडर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर, तो बिल गेट्स, होम मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो होम मिनिस्टर उस टाइम राजनाथ सिंह थे, तो तुम्हें मुझे नहीं मिलने दिया जाएगा। लेकिन बिल गेट्स अपनी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए राजनाथ सिंह से मिलने गए, 2-4 दिन के बाद न्यूज़ आती है FCRA रिमूव्ड फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो भी टैक्स या बिल एंड मेलिंडा गेट्स के ऊपर ये लगा था कि FCRA के अंडर इन्होंने डोनेशंस जो रिसीव करी थी उसका इन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया था, समझ में आया। तो ये लोग मिल के अपनी सांठगांठ कर लेते हैं। जो छोटी कंपनीज हैं उनको अब उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए भी आसान है कि इतने सारे लोगों से मिलो, 100-50 से 10-20 से मिल लो, बड़े लोगों से बात खत्म, है ना। तो दिस इज द पैटर्न नाउ। So it is a tax on manufacturing which is paid by the manufacturer who passes its incidence on to the other customers. Tax incidence का पॉइंट हमने पढ़ा था। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है? जिसके ऊपर अल्टीमेट बर्डन आता है उसको टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं। टैक्स इंसिडेंस मीन्स जैसे एजुकेशन के ऊपर, याद है किसी को? एजुकेशन के ऊपर अगर 18% GST है तो इंसिडेंस किसके ऊपर आया? आपके ऊपर आया। 10,000 प्लस 18%, 1800 आपको देना पड़ेगा। इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारी सेल कम हो जाएगी। गॉट इट? इंसिडेंस और इम्पैक्ट में ये चीज रहती है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग, अभी तो एक्साइज ड्यूटी मर्ज हो गई जीएसटी के अंडर, बट ऑन सर्टेन आइटम्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, देखो एक्साइज ड्यूटी इज स्टिल लेवाइड ऑन आइटम्स लाइक excise duty is still levied on items like electricity, liquor, what other items बताओ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन जनरल, एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, सीमेंट के ऊपर तो लगता है अब, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रियल एस्टेट के, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी है, राइट। लाइक इफ आई टेक द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, सो आई एम अंडर जीएसटी। इफ you give me 1 crore rupees to construct a particular building, so I will have to pay 1 crore plus 18%. If I want to reduce that 18% और 1 करोड़ पे इनकम टैक्स को मेरे को रिड्यूस करना है, तो मेरे को सीमेंट इंडस्ट्री से बिल लेना होगा। मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने इस 1 करोड़ की बिल्डिंग को खड़ा करने में 8 लाख रुपीस का सीमेंट कंज्यूम किया, राइट।
तो वो 8 लाख माइनस हो जाएंगे, कितने पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा मुझे? 92 लाख। लेकिन फिर मैं ब्रिक्स खरीदूंगा, 3 लाख रुपीज़ की ब्रिक्स आई तो वो माइनस, इलेक्ट्रिकल वायर्स वो माइनस, समझ में आया? तो फिर मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से। इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री इज अंडर जीएसटी नाउ। तो ये 3 ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो मोबिल ऑयल्स बनते हैं, मोबिल ऑयल समझते हो, 2T मिक्स 4T मिक्स है ना, जो कारों में बाइक्स में लगते हैं, उनके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है, ठीक है? वो तो वैल्यू एडिड आइटम हो गई ना। एक्साइज उस पे लगे, वो माइनस हो जाएगा ना जो एक्साइज पे। नाउ हर क्वेश्चन इज कि अगर कोई ऐसा आइटम आ गया जिस पे, जैसे मान लो 1 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें से हमने 7 लाख रुपीस सीमेंट के माइनस कर दिए, ठीक है। अब कोई ऐसा आइटम आ गया जिसमें एक्साइज लगता है, ठीक है। अब मेरा क्लाइंट मुझे क्या देगा? 1 करोड़ प्लस 2 कहानियां यहाँ पे ध्यान से समझना है, हम पहले भी समझ चुके हैं। 1 करोड़ प्लस 18%, 18% कितना हो गया? 18 लाख। 7 लाख पे मान लेते हैं 10% है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। 7 लाख पे 10% जीएसटी है, तो 18 लाख में से मैं 70,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी इनकम टैक्स की कंपटीशन हो रही है कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट 1 जीएमआर का, एलएनटी का, बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, तो इसमें से मेरे को नेट प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे को यहाँ पे पहुंचना है। इसमें से ब्रिक्स का खर्चा मैंने 3 लाख रुपीस माइनस कर दिया, राइट। इसका जो बिल पार्ट है, बिल पे मान लो 10% अगेन 30K, ये यहाँ से माइनस होगा। अब मेरे को गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है? 17L। अगर ये 2 ही आइटम्स थी, 17 लाख तो चला जाएगा जीएसटी नेटवर्क की वेबसाइट पे, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लेकिन जो मेरी ये लागत आई, ये कितनी आई? 7 लाख, 3 लाख, 10 लाख हो गया। 90 लाख रुपीस पे मेरे को इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जिसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। बट जीएसटी होने से ये फायदा है कि ये, अगर मैं ये वाला टैक्स दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी इनकम तो हुई होगी ना। इन पर्सन्स की, सीमेंट बेचने वाली अंबुजा सीमेंट की इनकम हुई होगी। इन्होंने 70,000 जीएसटी मेरे से रिसीव किया है, तो यानी कि इनकी 7 लाख इनकम हुई होगी, जो इनकम ये पहले छुपा लेते थे। समझ में आया? इट इज कॉल्ड ट्रेलिंग इफेक्ट। एक दूसरे से आप चेज कर रहे हो कि तुम्हें 70,000 तुम्हारे नाम पे जतिन वर्मा ने जीएसटी नेटवर्क को पे किया है, तो तुम्हारे 7 लाख कहाँ गए? उस 7 लाख पे अब इनको भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक दूसरे से पता लग जाएगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स तो इधर लग गया ना, ये इनपुट टैक्स ही तो है। उन्होंने मेरे को जीएसटी दिया 18 लाख रुपीस, तो उस 18 लाख में से मैंने जो 70,000 पे कर दिया ऑलरेडी अंबुजा सीमेंट को, वो मेरे बिहाफ पे अंबुजा पे कर रहा है, मैं नहीं पे कर रहा हूँ। तो मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा हूँ। अब जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, इनपुट्स पे जो टैक्स लग रहा है उसका क्रेडिट मैंने क्लेम कर लिया, राइट। अब बचा कितना? 17 लाख। अब ये 17 लाख में जीएसटी नेटवर्क वेबसाइट पे मैं पे करूंगा। अगर मैंने इसमें और इलेक्ट्रिकल वायर्स का, एयर कंडीशनर्स का, मान लो फुली फर्निश्ड बिल्डिंग दी है, ठीक है, अगर मैंने इसमें वुडन का सारे बिल जोड़ दिए, तो मेरी लायबिलिटी मान लो सारे बिल लेने की वजह से 15 लाख आ गई। ये 15 लाख मैं दे दूंगा, ये मेरे को डायरेक्टली पे करना होगा, ये मेरे बिहाफ पे बिरला पे करेगा, इलेक्ट्रिकल वायर्स कंपनी, ब्रिक कंपनी, ये सारे पे करेंगे। समझ में आ रहा है? इससे फायदा ये है कि दोनों कुंडलियां एक साथ खुल रही हैं, लड़का और लड़की दोनों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों चीजें सामने आ रही हैं। मतलब समझ में आया? इससे ये पता लग रहा है ना कि अगर तुम्हारी इनकम थी तो तुमने किसी को जीएसटी पे किया, तो तुम्हारे पास ये पैसे इन द फर्स्ट प्लेस आए कहां से? अच्छा, जिसको तुमने पे किए वो भी नहीं छुपा सक रहा, क्योंकि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा हूं। इसलिए मैंने क्या कहा, ये रिवॉर्ड सिस्टम है, कैरेट सिस्टम है, स्टिक सिस्टम अब चला गया। स्टिक क्या होता था? बस फैक्ट्री के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दो या अपने एम्प्लॉयज लगा दो और वो ढूंढते रहेंगे कि गाड़ियां कहां गई, राइट, कि कितना माल बन रहा है। वो मुश्किल था। अगर सभी को इसमें इंसेंटिवाइज कर दो तो ज्यादा अच्छा है, राइट। सो दिस आई टोल्ड यू टू रीड योरसेल्फ, जो भी आइटम्स पे टैक्स वगैरह जैसे लग रहा है। अब यहाँ पे देखोगे फिल्टर सिगरेट्स या फिल्टर सिगरेट्स ऑफ लेंथ इतना, सिगरेट्स ऑफ टोबैको सब्स्टिट्यूट्स,
कोई भी तरह की है, हुक्का और जो भी है, ठीक है, तो ये सारी चीजों पे इस तरह से टैक्स लगाया जाता है. नाउ customs duty. Customs duty is a type of indirect tax which is levied on goods which are imported into India. जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं उन पे जो टैक्स लगेगा कस्टम्स हो गया. इट इज ऑल्सो लिवाइड व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. नाउ वी वर फेसिंग वीट स्कैसिटी थैंक्स टू यूक्रेन एंड रशिया वॉर. तो जो हम वीट को अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है, क्योंकि देयर कुड बी अ स्कैसिटी इन आवर ओन कंट्री. तो यहाँ पे तमिलनाडु वगैरह के जो भी ट्रेडर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया से वीट प्रोक्योर करके बाहर किसी कंट्री को बेचेंगे, उनको ये बोल दिया कि आपके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगेगी. सो द मैटर ऑफ प्रिंसिपल इज, अगर प्रीलिम्स में ये आए कि कस्टम्स ड्यूटी इज लेवाइड ओनली ऑन इंपोर्टेड आइटम्स, नो, इट कुड वेल बी लेवाइड ऑन एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑल्सो, एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑल्सो, ठीक है. डिपेंड करता है कि हमारी, अब ये क्या होते हैं जब हम मेंस में इसी टॉपिक को पढ़ेंगे. हाँ जी पूछो. देखो अब इसी वही मैं बताने जा रहा हूँ. मेंस में क्या होता है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नाम का एक टॉपिक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज, या जो भी ऐसी मिनिस्ट्री रहती है जिससे रिलेटेड वो आइटम है, वो मिनिस्ट्री कॉमर्स मिनिस्ट्री को लिख के भेजती है कि आप इस आइटम पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दो, क्योंकि हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में इसकी क्राइसिस होने जा रही है. अनियन के प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं, अनियन शॉर्ट सप्लाई में होगा, ऑयल सीड्स शॉर्ट सप्लाई में होंगे, हमारे देश से बाहर एडिबल ऑयल ना बेचा जाए. ठीक, तो ये क्या है, एडहॉक बेसिस पे जब तो बम्पर क्रॉप होती है, बम्पर क्रॉप होती है तो यहाँ पे बाहर एक्सपोर्ट करने के आदेश दे दिए जाते हैं. ये बोला जाता है कि तुम 100 रुपए की ये गुड्स बेचो, हम तुम्हें 10 रुपए और देंगे. गवर्नमेंट देती है. क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए का अगर यहीं पे पड़ा रहेगा खराब हो जाएगा. एफसीआई के पास गोडाउन्स नहीं है. कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं इसको. कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? फूड प्रोडक्ट्स को गनी बैग्स में, साइलोज में, गोडाउन्स में कैरी करने की कॉस्ट. ठीक है, पेस्टिसाइड्स लगेंगे, फिर लेबर लगेगी, रेंट आएगा गोडाउन का. तो इसलिए गवर्नमेंट ये ऑर्डर इशू कर देती है कि तुम 100 रुपए की वीट बेचो बाहर, जब ग्लट होता है प्रोडक्शन में, व्हेन प्रोडक्शन इज इन ओवर सप्लाई. मतलब समझ रहे हो, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री. तो उस केस में गवर्नमेंट ये बोलती है तुम 100 रुपए की बेच के आओ, हम तुम्हें 10 रुपए और देंगे. ठीक, हाँ, मतलब तो किसी दूसरी कंट्री में अगर ये फिलीपींस में जा रही है तो फिलीपींस क्या बोलेगा कि हम इस पे इंडिया से आने वाली आइटम पे 10 रुपए एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी. पीएलआई से रिलेटेड ही है. पीएलआई इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. जो आइटम्स हम कम बना पा रहे हैं, जो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या दे रही है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. जब किसी आइटम को ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना हो तो उसके साथ इंसेंटिव लिंक कर देंगे उसकी प्रोडक्शन के साथ. कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है. लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब एक डेरोगेटरी वे में लगता है, नेगेटिव वे में लगता है. हमारे यहाँ चाहे अनचाहे एमएसपी, ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, एमएसपी के वजह से, एमएसपी किसी आइटम्स पे बहुत ल्यूक्रेटिव है, 1850 रुपये पर क्विंटल वीट पे. अब किसान लगा वीट ग्रो करने, अब वीट इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई कि उतनी चाहिए नहीं थी. अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एफसीआई को बोलेगी गोडाउन्स बनाओ. सुप्रीम कोर्ट के जज चाय पीते पीते देखेंगे, अच्छा इतनी ज़्यादा कनक गेहूँ आ गया है ना, तो वाई डोंट यू डिस्ट्रीब्यूट इट टू दी पुअर. सुबह उठते ही बोल दिया है ना. अब इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि मतलब फ्री के थोड़ी हो गए हैं, मतलब दाने, है ना. एफसीआई दी 1850 रुपये दिए हैं. अब गवर्नमेंट ट्रेडर्स को ये बोलेगी कि तुम बाहर बेचने लग जाओ, हम तुम्हें 100 रुपये के बदले में 10 रुपये अपनी तरफ से और देंगे. समझ में आया? अब एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. बिल होगा 60 रुपये का, बिकी होगी 60 रुपीज़, 100 रुपीज़ का बिल कटवा लिया, 10 रुपये गवर्नमेंट से ले लिए. समझ में आया? उन्होंने कितने की खरीदी है? 40 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ फिर भी अर्न कर लिए और 10 रुपीज़ गवर्नमेंट ने दे दिए. अब गवर्नमेंट कहाँ बैठी है बिल चेक करने? राइट, अकाउंट में पैसे आएंगे, वाइट में आ जाएंगे, ब्लैक में दे दिए जाएंगे. तो दिस इज व्हाट हैपेंस. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के साथ क्या होता है? लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव्स, ही इज़ इन लुधियाना एंड दे मैन्युफैक्चर शर्ट्स. तो शर्ट्स पे भी इसी तरह की वो इंसेंटिव देते थे. तो क्या करते हैं,
वही जो 60 रुपये 70 रुपये में जो शर्ट मिलती है यहाँ करोल बाग मंडे को, है ना, वो यहाँ पे 100 रुपये 60 रुपये की मिलती है, लेकिन वो 30-40 रुपये की पड़ती है। तो लुधियाना में जो हॉइजरी इंडस्ट्री है वो क्या करते हैं, उसी शर्ट को अच्छे से डब्बे में पैक करते हैं। जैसे तुम्हें मम्मी वो गिफ्ट पैक कराती थी ना कि इसका बर्थडे है, ये लोग वैसे अच्छे नहीं है तो चलो इस पुराने वाले गिफ्ट को उठाओ, डब्बे में पैक करो, अच्छे से एकदम पॉली पैकिंग सब कुछ लगा दो, ऐसे लगे सबसे अच्छा गिफ्ट हमारा ही है ना। वो जब खोलता था सबके जाने के बाद तो पता लगता था सबसे घटिया गिफ्ट वही निकला। तो पॉइंट क्या है, हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर तुम अफ्रीका को 500 रुपये की शर्ट बेचोगे, ठीक है, तो उस पर तुम्हें 7% हम देंगे, 10% हम देंगे, 50 रुपीज़ देंगे, ठीक। अब टोटल शर्ट 15 रुपये का, 20 रुपये का उसका कार्टन कार्डबोर्ड जो भी वो बना, ठीक है, पैकिंग 35-40 रुपीज़ की शर्ट है। कौन चेक करने जा रहा है शर्ट है कि बनियान है, वो पैक करके भेज दी, ऊपर कॉलर लगा दिए, कई बार तो सिर्फ कॉलर ही होते हैं, राइट, यस, ये रियलिटी है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि हमने इतना एक्सपोर्ट कर लिया, इस स्कीम से इतना फ़ायदा हुआ। वो अफ्रीका में जाती है, उन्हीं की अपनी कंपनी अफ्रीका में किसी उन्होंने अफ्रो के साथ में बनाई हुई है, ठीक है, किसी कंपनी उसके साथ में। अब वो कॉलर वहाँ पे अलग यूज़ होते हैं, वहाँ पे जाके उनकी स्टिचिंग होती है, और यहाँ पे कॉलर के 50 रुपये मिल गए। मतलब समझ रहे हो, कभी कभी ये स्कीम्स इतनी लुक्रेटिव होती हैं कि 500 रुपीज़ की शर्ट के पीछे 250 रुपीज़ मिलेंगे। अब 500 रुपीज़ की शर्ट बस डब्बे से लगनी चाहिए, और बीच में करप्ट मशीनरी है कस्टम्स की और ये सब की, तो वो अपना कट लेते हैं, उनको पता होता है कि ये शर्ट है, इसमें कुछ नहीं है, राइट। गवर्नमेंट को बेनिफिट, मेक इन इंडिया, मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर्स, दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस का फिस्कल सरप्लस होगा, पार्टी फंड का, पार्टी फंड में ज़्यादा पैसे जाएंगे करप्शन से। दिस इज द रियलिटी ऑफ दीज स्कीम्स, समझ में आया? वो अलग टॉपिक है बच्चे। ये समझ में आया कि इस तरह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स काम करती है एडहॉक मैकेनिज्म में। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि हम अपनी फूड एंड सिविल सप्लाईज को, वी मैनेज आवर फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑन एन एडहॉक बेसिस। जब प्रोडक्शन में ग्लट आया तो ड्यूटी लगा दो। फार्मर की दोनों तरफ से कमर टूटती है। मॉनसून खराब आया तो कुछ नहीं कर सकता फार्मर। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, अच्छा रेट वसूलने का टाइम है, अच्छा रेट रिकवर कर सकता है, लेकिन उस टाइम पे आप एक्सपोर्ट्स के गेट्स ओपन कर देते हो कि आप कितना भी आइटम एक्सपोर्ट करो। यही हो रहा है ना। इससे क्या होगा, फार्मर कभी भी रेम्यूनरेटिव फील नहीं करता। रेम्यूनरेटेड, वेल रेम्यूनरेटेड होने लगता है, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स का सपना थोड़ा बहुत पूरा होने लगता है, लेकिन हम एडहॉक बेसिस पे इन सप्लाईज को मैनेज करते हैं। ठीक है, इसको आगे कवर करेंगे। इन इंडिया द बेसिक लॉ फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी इज कस्टम्स एक्ट 1962। इनकम टैक्स एक्ट कब का है? 1961 का। कस्टम्स एक्ट 1962, एक्साइज 1962, एक्साइज एंड कस्टम्स एक्ट 1962, एक्साइज एक्ट 1962। तो इन एक्ट्स में क्या किया जाता है, हर बार जब बजट आता है तो इसमें एक एनेक्स्चर जोड़ देते हैं। एनेक्स्चर समझते हो? लास्ट में जैसे एम लक्ष्मीकांत के एंड में पेजेस दे रखे हैं, उसमें टेबल दे रखा है। तो हर बार फिनेंस एक्ट के जरिए, फिनेंस एक्ट क्या होता है? बजट का दूसरा पार्ट। बजट में दो पार्ट्स होते हैं, एक फिनेंस एक्ट जहां से पैसा फिनेंस करेंगे, एक अप्रोप्रिएशन एक्ट, कैसे पैसे को खर्च किया जाएगा। फिनेंस और अप्रोप्रिएशन से बनता है बजट। ठीक, तो जब कभी फिनेंस एक्ट पास होता है हर साल का, इसमें एक और एनेक्स्चर या एडेंडम जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसमें ऐड कर दिया जाएगा कि फिनेंस एक्ट 2021-2022 के तहत ये रेट चेंज हो रहा है। काफ़ी और चेंजेस भी लाई जाती हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स वगैरह चेंज करी जाती हैं। तो ये इतने कम्बरसम हो गए वो एक्ट्स, जो मैं बता रहा था ना, पॉजिटिव लिस्ट इतनी लंबी होती जाएगी, वैसे एनेक्स्चर्स इतने ज़्यादा हो गए कि इतना बजट नहीं होता, उसके पीछे इतने एनेक्स्चर लगाने पड़ते हैं। और उसमें लिखा होता है कि बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस विल रिमेन सेम एज द एक्ट, एज पर द एक्ट ऑफ 2007-8 और एज पर द एक्ट ऑफ 2011-12। तो अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग एक्साइज ड्यूटीज़ के ऊपर दे रखा था, सिगरेट की लेंथ इतनी, उसकी लेंथ इतनी, ये सब। तो वो बोलते हैं कि उसके लिए पुराना एक्ट रेफर करो। तो एक फिनेंस सेक्रेटरी जो नया आया होता है, उसके लिए सोचो कितना कम्बरसम काम है। 2021-22 के बजट में लिख दिया
कि एक्साइज ड्यूटी 10% से 12% कर दी, लेकिन बाकी की जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो 2011-12 के एक्ट में लिखी हैं। तो अब वो आर्काइव्स पे वो फाइल मंगवाएगा, फिर 2 गाड़ियाँ फाइल लेने जाएंगी, सिपाही वो साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद पियोन वगैरह जो भी काफिला जाता है, फिर उसके बाद वो फाइल मिलेगी, उसको पढ़ेंगे, फिर बजट में उसे अपडेट करेंगे। तो इसीलिए एक डिमांड उठी क्या कि एक डायरेक्ट टैक्स कोड लिखा जाए। 2010 से ये डिमांड आ रही है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो देखते हो ना जैसे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, सेक्शन 80 CCD, तो तुम सोचते हो CCD मतलब समझ रहे हो, दूसरा वाला CCD याद आ जाता है। तो फादर या मदर कभी बोलते हैं कि रिटर्न फाइल करो 80 CC CCE, इतने सारे कुछ लिखा हुआ उसमें। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि पीरियोडिक टाइम टू टाइम जो चेंजेस लाई गई वो इतनी कम्बरसम हो गई हैं कि पूरी ABCD खत्म हो जाए। 1961 से इनकम टैक्स एक्ट 1962, 63, 64, लाइकवाइज 2010 तक आ जाओ, 11, 12, 13, 14। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट का ये बोला जा रहा है कि जो सारे पुराने एक्ट्स हैं उनको कंपाइल करके कोड बना दो, और वो कोड आगे से एप्लीकेबल होगा। और जो बार बार रेट्स चेंज होते हैं, बस रेट्स वाला चैप्टर डिफरेंट होगा, बाकी के कोड्स हम मर्ज कर देंगे। मतलब समझ में आया? इट्स लाइक द सागा ऑफ अ UPSC एस्पिरेंट ट्राइंग टू मेक नोट्स ऑफ बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स टुगेदर। समझ में आया? तो तुम बीच में करंट अफेयर्स की डिटेल डालोगे, वही लिखोगे ना, रेफर पेज नंबर इतना, फिर रेफर पेज नंबर इतना, फिर लगेगा अटेम्प्ट ही अगले साल देते हैं। ये होता है ना, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। नाउ अब ये डिस्क्रिप्शन दे रखी है किस गुड्स पे कितना टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, GST और ये सब। BCD क्या होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक के ऊपर ACD लगती है। ACD कब लगती है? जब हमें ये पता होता है कि कोई कंट्री से हमारी कंट्री में ज़्यादा गुड्स भेजी जा रही हैं, तो हम WTO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या है कि जो रेट सभी गुड्स पे लग रहा है, चाहे कोई गुड्स दुबई से आ रही हैं उनके ऊपर भी। लेकिन अगर हमें पता है कि साउथ कोरिया जानबूझ के या चाइना जानबूझ के हमारी कंट्री में फ्लडिंग ऑफ गुड्स कर रहा है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो वो सेम गुड्स बनाती है वो खत्म हो जाए, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी लगाते हैं। समझ में आया? तो ये ACD BCD का फिनोमिना ये चलता रहता है। नाउ अब जैसे आप देख रहे हो सरचार्ज, ये भी क्या है? एक वैल्यू ऐड करता है सरचार्ज। किसमें? जो आप कस्टम्स टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर 3% टैक्स लगा दिया, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। भाई फिर टैक्स किस लिए था? मूर्ति बनाने के लिए थोड़ी था टैक्स की बोले कि रेंज ओवर लेके आएंगे मोदी जी के लिए 5। टैक्स इसी के लिए था, उसके ऊपर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन साहा, या फिर आजकल वो जो भजन चलता है सुबह सुबह, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो चलता है ना, उसके लिए भी सेस, स्वच्छ भारत मिशन 2%, 3%। तो अल्टीमेटली टैक्स किस लिए था? जो पहले 10% लगाया है ना, गलत है ना? ये इनकम टैक्स के ऊपर ज़्यादातर सरचार्जेस लगते हैं। अब एक सरचार्ज लेजिटिमेट है कि जैसे किसी की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, उसके ऊपर 3% सरचार्ज लगता है। समझ में आ रहा है कि ज़्यादा टैक्स है, 10% सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर, तो वो तो ठीक है। क्यों? कि एक स्टेज के बाद जो हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम पढ़ा था, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है? 3 लाख तक इनकम है 5%, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से 5 लाख है मान लो तो 7.5%, राइट। फिर 10%। अब एक स्टेज के बाद 30% के बाद 10 करोड़ इनकम है तो भी 30%, 20 करोड़ इनकम है तो भी 30%। तो यहाँ पे जाके प्रोग्रेसिविटी का जो कर्व है वो फ्लैट हो रहा है ना। मतलब 1 करोड़ वाला सोचेगा मेरे को 1 करोड़ वाले से 30 लाख ले लोगे 30%, और 10 करोड़ वाले से 3 करोड़ ले लोगे, किसके लिए ज़्यादा पिंचिंग है? 1 करोड़ वाले के लिए 30 लाख जिसे देना पड़ रहा है। तो वो ये सोचेगा ना कि फटाफट में या तो मैं ऊपर जाता हूँ या फिर मैं नीचे चला जाता हूँ। ऊपर जाना मुश्किल है क्योंकि अंबानी अदानी हर कोई बन नहीं सकता, सेटिंग करना मुश्किल है, तो वो नीचे आने की सोचेगा। मतलब समझ रहे हो ना? नीचे आने का मतलब क्या है? कोई जानबूझ के अपनी इनकम कम नहीं करेगा, वो इनकम को सप्रेस करेगा, है ना। तो इसीलिए जब कोई इससे ऊपर जा रहा है तो एक फ्लैट रेट रख दिया कि 30% प्लस 10% सरचार्ज दोगे। मतलब समझ में आया? 1 करोड़ से ऊपर जो इनकम है 1 करोड़ 10 लाख इनकम है, तो 10 लाख का 3% तो चला गया, 30% चला गया 3 लाख। अब उसका जो 1 लाख और है 10 लाख का, वो भी देना पड़ेगा। 10 करोड़ इनकम है
तो 1 करोड़ एक्स्ट्रा, 3 करोड़ प्लस 1 करोड़। अब ये क्या कर रहा है, इक्वलाइजर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये सरचार्ज तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो ये बाकी के सरचार्ज लगाए जाते हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स ये कहती हैं, जब हम फिनेंस कमीशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ लेजिटिमेट ग्रज दैट सेस एंड, मैं दोनों का डिफरेंस भी बता रहा हूं। देखो स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या ग्रज है कि अगर मैं एक इनकम टैक्स पेयर हूं, ठीक है, मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से मैं 30% पे करूंगा, राइट, इससे ज़्यादा मैं पे करना नहीं चाहूँगा। अब 30% के ऊपर अगर मेरे को 3% पे करना चाहे, पे करने को कहा जाए, 3% प्लस 2%, कितने सारे सरचार्ज और सेस लगा दिए। मैं अपने सीए को जनरल टेंडेंसी रहती है, जैसे अकाउंट्स भी आते हैं कुछ, कि हमें इतना टैक्स पे करना है, तुम टैक्स प्लानिंग करो। हम ये पूछते हैं कि टोटल इनकम कितनी है, वो बताता है इतनी, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन होगा, अंबानी अदानी भी होगा, वो ये बोलते हैं कि अच्छा इतनी इनकम है, इससे ज़्यादा हमें टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। कैसे करें, जो करना है करो, तुम्हें साल भर इसीलिए तो बैठा के रखा है, अब क्यों आ रहे हो 31 मार्च को, सोए उठे थोड़ी जाग रहे हो, तुम सारा साल प्लानिंग कर रहे थे। तो वो 1 जनवरी से अपना काम चालू कर देते हैं कि सर अगर लेजिटिमेटली इनकम बचानी है तो LIC की पॉलिसी कर लो, अगर नहीं बचानी तो चांदनी चौक जाता हूँ, फर्जी बिल लेके आता हूँ। मतलब समझ गए कि यानी कि 100 रुपये में से 30 रुपये टैक्स पे करना है, तो बाकी के कितने रुपए खर्चा दिखाना पड़ेगा, 100 रुपये नहीं है इनकम, 200 रुपये, 30% तो पे करना ही है। अब 100 रुपये खर्चा और एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा ना, तब जाके इनकम टैक्स बचेगा। तो हम किसी भी व्यापारी को जो देखते हैं वो क्या करते हैं, CA का मतलब होता है करप्शन एडवाइज़र, ठीक। तो ये माइनस करना शुरू कर देंगे इसमें से, फेक बिल्स, इनवॉइसेस, चेयर 700 रुपये की आई है, 1400 रुपये की दिखाओ, राइट। उसको बोलेंगे कि अगली बार कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि नहीं, तो वो महंगा बिल देगा और वो पैसा हम एडजस्ट कर लेंगे। बदले में गया GST तुम्हारी फीस से आ ही जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें क्या दिक्कत है, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि जब डिविजिबल पूल नाम की एक टर्म है, डिविजिबल पूल, ठीक है, जिसमें सारे टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो इसमें आ जाता है। फिर फिनेंस कमीशन ये कहता है कि इस पैसे का एक हिस्सा सेंटर को जाएगा, एक हिस्सा स्टेट्स को जाएगा। इस बार कितना है स्टेट्स को, 41%, ठीक। अब ये अगर एक हद से ज़्यादा तुम सेस वेस लगा दोगे, मैंने ये बोल दिया कि मैं 33 रुपये नहीं पे करूंगा, गवर्नमेंट ने 100 रुपये पे 3 रुपये और लगा दिया, मैं 30 रुपीज़ से ऊपर नहीं पे कर रहा, मैं कितना पे करूंगा, 70 रुपीज़ मेरे पास बचने चाहिए, मैंने अपने CA को बोल दिया। तो अब CA क्या करेगा, ये 3% जो सरचार्ज है, 27 रुपये टैक्स पे करेगा फॉर एग्जाम्पल, प्लस 3 रुपये सरचार्ज, ये 3 रुपये कम हो गए ना। डिविजिबल पूल में जो सेंटर और स्टेट्स में पैसा डिवाइड होता है उसमें सरचार्ज नहीं आता, मतलब समझ में आया। सरचार्ज जो लग रहा है वो डिविजिबल पूल में सारे टैक्सेस का पहले जितना भी इकट्ठे होते हैं पैसे, whatever money is collected is put into divisible pool। स्विमिंग पूल मान लो, सब कोई अपना अपना मग जो है उसमें मर्ज करेगा, हर स्टेट से 28 मग्स आ गए, 28 बकेट्स आ गई, सारा मर्ज करके किसको कितना मिलेगा, पॉपुलेशन क्राइटेरिया, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट किसने, मतलब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, फॉरेस्ट कवर कितना है, उसके बेसिस पे पैसे डिवाइड करे जाते हैं, क्राइटेरिया के बेसिस पे, ठीक। अब क्योंकि इसमें सरचार्ज वाला पैसा नहीं आता, सिर्फ ये वाला पैसा आता है, तो स्टेट से कहती है कि सेंटर जो सरचार्जेस लगा रहा है उससे ज़्यादा पैसे कलेक्ट हो रहे हैं और उसमें हमें कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। समझ में आया। स्टेट्स लगाती, कितने आइटम पे लगा लेंगे, लिकर पे, स्टेट्स के पास आइटम से कितनी बची GST आने के बाद, राइट। सरचार्जेस का पैसा इसमें मर्ज नहीं होता क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है हम उसके लिए डेडिकेटेड पर्पस के लिए इसे कर रहे हैं। अब वो पैसा इसके परव्यू से निकल गया, ठीक। एक तो पहले अपने आप में ही
ये गलत है। दूसरा, जब कोई एक नॉर्मल टैक्स पेयर के हिसाब से देखो तो वो 30 रुपए को 27 रुपए कर देता है। समझ में आ रही दोनों बातें? जो मुझे 30 रुपीज पे करने थे, मैंने अपने सीए को बोला 30 रुपीज नहीं पे करेंगे, टोटल 33 रुपीज पे करने थे, दोनों मिला के, सरचार्ज मिला के। मैंने बोला कि मैं ओवरऑल 30 पे करूंगा, अब तुम कैसे उसको डिवाइड करोगे सरचार्ज और टैक्स में, ये तुम देख लो। मैं इससे ज्यादा टैक्स नहीं पे करूंगा, तुम्हें किस लिए रखा है सैलरी पे? सीधे सीधी बात बोली जाएगी, यही बोला जाएगा ना कि भाई किस लिए इतना टैक्स क्यों पे करे, तुम प्लानिंग करो। तो उसने ये किया कि 30 को 27 कर दिया। अब ये 27 तो डिवाइड हो रहे हैं, और जो 3 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। किसको? उसको पे करना पड़ रहा है, स्टेट्स को तो नुकसान है ना। मैं एक सिंपल सी चीज़, तुम्हें ऐसे नहीं समझ आएगा। देखो, तुम्हारी लग गई नौकरी आईएएस, ठीक, अब तुम्हें लग गए ज़्यादा साल सेलेक्ट होने में। अब जैसे ही नौकरी लगी तुम्हारी सैलरी होगी 65,000 70,000, ठीक। घर वालों ने बना रखा है डिविजिबल पूल, अब समझ में आ गया, ठीक। ये हो चुन्नू मुन्नू तुम, ठीक। अब तुमने 70 दिए, मान लो भाई बहन जो भी है उसने 55 दिए, ठीक। अब तुम्हारी ऊपर की कमाई कितनी है, कितने भी लगा लो, वो डिविजिबल पूल के बाहर है। अब तुम उसका हिस्सा नहीं दे रहे हो, ये तुम फैमिली वेलफेयर में दे रहे हो, डिविजिबल पूल में। अब समझ में आया? अब ये तो चलो करोड़ ज़्यादा हो गए इधर, लेकिन अगर ये बोला जाए तुम्हें, या तुम्हें कोई प्लानिंग जो करवा रहा है वो ये बोले कि तुम इससे ज़्यादा बताओगे ही नहीं, तुम्हें बताओगे ये इनकम है और 45,000 ऊपर से बने हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? तो ये पैसा, क्योंकि जब हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं उससे स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या लेना। स्टेट गवर्नमेंट, हमने तो ये बोल दिया ना कि भाई 33 रुपए देने पड़ रहे हैं, 33 नहीं देंगे हम 30 ही देंगे, या 50 देने हैं, 50 + 10% 55 रुपये। मैंने अपने सीए को बोल दिया नहीं 50 ही देंगे हम। अब वो बोलेगा ठीक है सर 45 टैक्स हो गया, 5 रुपये सरचार्ज हो गया, 5 रुपये सरचार्ज वहाँ पे चला गया। स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि क्योंकि आप सरचार्जेस लगाते जा रहे हो, एक टैक्स पेयर को सिर्फ 100 ही रुपये का नोट देना है, तो आप उसमें सरचार्ज जब लगा देते हो तो उसमें से नोट जो है 97 रुपये का हो जाता है, 3 रुपये का नोट अलग बन जाता है, कॉइन या कुछ, वो आपके पास आ जाता है, वो इसमें जाता ही नहीं है। अब समझ में आया? तो सरचार्जेस का इसीलिए फाइनेंस कमीशन को, हर फाइनेंस कमीशन को 12th 13th 14th 15th फाइनेंस कमीशन, हर फाइनेंस कमीशन को बार बार ये कहा जाता है कि इंक्लूड दी सेसेस एंड सरचार्जेस इनटू दिस थिंग, ठीक। डिफरेंस बिटवीन सेस एंड सरचार्ज। सरचार्ज एज द नेम टेल्स यू, समझ लो पहले, आगे डिक्टेट करेंगे। सरचार्ज क्या होता है? ओवर एंड अबव समथिंग। जैसे तुम आजकल मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट वो रखा होता है, डिपॉजिट बॉक्स या कुछ ऐसा, ठीक है, कैंसर पेशेंट्स को डोनेट करो। या कई बार लाइफस्टाइल वगैरह पे जाओगे, वो 10 रुपये भिखारियों ने वैसे ही जोड़ रखे होते हैं उन्होंने कि यू आर डोनेटिंग दिस। फिर वो पूछते थे पहले, वुड यू लाइक टू डोनेट टू। अभी तो कोविड आ गया, पीएम केयर्स, उनको समझ में आ गया भैया हमसे भी बड़ा है कोई भिखारी, मतलब समझ रहे हो, तो ठीक है, उन्होंने वो बंद कर दिया। लेकिन लाइफस्टाइल वगैरह का पहले क्या फंडा चलता था, 10 रुपये वो कलेक्ट करते थे जब भी कुछ परचेज कर रहे हो, वुड यू लाइक टू डोनेट टू दिस थिंग, है ना। तो चलो छोड़ो उसको, ठीक है। तो हम कुछ उसको बोल देते थे या कुछ। वो क्या कर रहे हैं, वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए ये करते हैं। मतलब समझ में आया? उनको अपने प्रॉफिट्स का 2%, अगर उनकी टोटल टर्नओवर 500 करोड़ रुपीज़ है, उनको 2% ऊपर डोनेट करना पड़ता है। तो उसका कुछ हिस्सा वो आपसे करके, फजिंग करके ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े डोनर हैं, राइट। उससे वो गवर्नमेंट की गुड बुक्स में आ जाएंगे। कल को टैक्स की कुछ लायबिलिटी या कुछ निकला तो बोलेंगे हमने इतने फंड CSR में डोनेट करे थे। अब ये कौन बताने बैठ रहा है कि हर कस्टमर से चिंदीगिरी करके 10-10 रुपये वसूल भी करे थे? कोई नहीं बताता, है ना। तो ये चीज़ रहती है। अब सरचार्ज क्या होता है? जब कोई तुम बिलिंग करते हो, उसके ओवर एंड अबव तुम्हारी इनकम थ्रेशोल्ड को देखते हुए, बिलिंग के थ्रेशोल्ड को देखते हुए यदि सरचार्ज लगता है, जैसे सर्विस चार्ज, जब रेस्टोरेंट में कुछ जाते हो, होटल में, सर्विस चार्ज, वो क्या है? सरचार्ज। उस इनकम से उसका कुछ लेना देना है, समझ में आया।
जैसे 1 करोड़ से ऊपर किसी की इनकम है तो 10% सरचार्ज, इनकम के साथ कनेक्शन होता है तो वो सरचार्ज हो जाता है। समझ में आया? अगर इनकम से कुछ लेना देना नहीं है और कुछ ऐसा कुछ एड ऑन टैक्स लगाया जा रहा है तो उसको सेस बोलते हैं। ठीक है, ये बुक्स में नहीं दे रखा होता, वेबसाइट्स वगैरह पे भी नहीं दे रखा, लेकिन अगर बीकॉम या कुछ सीए वगैरह कभी करा होगा तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता रहता। सरचार्ज का बेसिक मतलब है सरचार्ज, ओवर एंड अबव अ पर्टिकुलर टैक्स। हाँ जी, एक बार फिर से देखो, आपकी इनकम है, जैसे आपने 2800 सीसी से ऊपर कोई गाड़ी खरीदी, 2800 सीसी फॉर्च्यूनर और ये सब, ठीक है, तो उस गाड़ी की कीमत उस गाड़ी के इंजन कैपेसिटी को देखते हुए सरचार्ज लगेगा। ठीक है, लेकिन आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, कोई भी, विदाउट इट्स वैल्यू और इंजन कैपेसिटी, इफ यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर सेस कॉल्ड स्वच्छ भारत सेस और क्लेanलीनेस और पार्किंग सेस, दैट हैजंट गॉट एनीथिंग टू डू विद इट्स वैल्यू। ठीक है, तो वो सेस हो जाएगा। जैसे जो हम महंगी कारें लेते हैं, लग्जरी कार्स, तो उसके ऊपर 15% सरचार्ज है। इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द वैल्यू ऑफ द कार, लेंथ ऑफ द कार। इसलिए आप देखोगे कि अभी क्या हो रहा है, अर्बन इंडिया में कंजेशन हो रहा है। मैं थोड़ा इंटरलिंकिंग करके ही पढ़ाते चलूंगा। अर्बन इंडिया में, अर्बन हमारे जो दिल्ली है, बेंगलुरु, चेन्नई, वहाँ पे क्या है कि पहले कारें देखते थे ऐसे निकल जाती थी, सेंट्रो वाले हैं वो छोटी सी गार्ड, है ना। अब व्हीकल के नॉर्म्स आ गए कि वो गाड़ियों के उलटने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। सेंट्रो अदरवाइज वाज अ गुड कार, सो वाज वैगनआर, सो वाज मारुति ओमनी, बट उनके इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे, इसलिए उनका क्या कर दिया, हाइट टू विड्थ रेशो बना दिया ताकि वो टॉपल नहीं हो, उल्टे नहीं, माउंटेन एरिया में या कहीं पे भी, या साइड लगती है, ज़रूरी नहीं है माउंटेन में भी, साइड लगती है तो किसी ने बस ने साइड मारी, आप देखते हो वैन उलट गई। अब वैगनआर का साइज़ कैसा है, शेप कैसी है, जिन्होंने देखा हो थोड़ा याद हो, दबी हुई सी है, मेढक की तरह है ना, चिपक के चलेगी, तो वो शेप का नॉर्म्स आने लग गए। क्यों? एक्सीडेंट्स कम हो। 1,46,000 डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। अब ये कर दिया। इसके साथ साथ क्या करा, जो अल्ट्रा लेंदी कार्स हैं, ऑडी को देख लो, इतनी लेंदी है ना, 2 कारें एक जगह पे पार्क लग जाएं, ऑडी नहीं लगेगी। अब दिक्कत क्या है, उसकी वजह से आपने टैक्स पे किया रोड का, मैंने पे किया, लेकिन जो ऑडी वाला है वो रोड की ज़्यादा जगह घेर के चल रहा है, तो इसीलिए कंजेशन टैक्स दिल्ली में लगने लग गया। लेंथ ऑफ द कार के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे जो नया वर्जन आता है ना किसी भी कार का, पहले स्विफ्ट कैसी होती थी, लंबी सी, पहले लेंदी कार बनाना यूज टू बी अ ट्रेंडी थिंग, लेकिन अब क्या हो रहा है, जापान जैसा मॉडल आ गया। कारों की जो कारों की जो लेंथ है वो क्या करनी शुरू कर दी, पीछे बॉगी स्पेस दिया है लेकिन कम कर दिया ताकि आप इजीली निकल जाओ। अब अगर कोई लेंदी कार बनाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है, और आने वाले टाइम में ये लेंथ के बेसिस पे टैक्स और ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक सड़क बनाने में 1-1.5 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर पे लगता है। वो 1-1.5 किलोमीटर का कारें ही इतने किलोमीटर जगह लेके चल रही हैं, राइट। सेकेंड ARC क्या कहता है कि कार्स वुड बी सीन टू बी क्रॉलिंग ऑन इंडियन रोड्स। क्रॉल ही तो करते हैं लिटरली, शाम में जाते हो 1.25 घंटा लगता है, रात में उसी जगह से वापस आते हो 20 मिनट। कितना तेल कंज्यूम हुआ, कार्सिनोजेनिक होता है पेट्रोल, डीजल तो ज़्यादा होता है, पेट्रोल भी रहता है, तो इस वजह से ये टैक्स लग रहे हैं। अब ये क्या हो गया, जो लेंथ के बेसिस पे है 2 तरह का टैक्स हो गया। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि एन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ टैक्स लेवाइड ऑन द लेंथ ऑफ द कार इज ए, specific tax B, ad valorem C, surcharge D, cess. Which of the above is correct? कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट हैं? फिक्स्ड अमाउंट लगाई जा रही है, मैं फिर बता दे रहा हूँ।
हाँ, लेंथ के हिसाब से लिखता। हाँ, कौन कौन सी ऊपर की जो ये ABCD में से कौन कौन से दो करेक्ट हैं? बताओ। AC तो हो रहा, बताओ जल्दी। AD, A और C इज द आंसर। सरचार्ज क्यों? क्योंकि कार के ऊपर एक वैल्यू के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से लग रहा है। उस पर्टिकुलर कार से, आइटम से उसका लेना देना है, उस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम से उसका लेना देना है। समझ में आया? तो वो सरचार्ज हो जाएगा। ठीक, सरचार्ज का मतलब ऐसा समझना, जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, अगर तुम्हारा बिल एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम है, कुछ होटल्स रेस्टोरेंट्स ये करते हैं, तब सरचार्ज लगेगा। ये तुमने वेटर के गेड़े कटवाए तो खाया कुछ नहीं, मतलब समझ रहे हो, वो सरचार्ज नेगेटिव टर्म में लग गया। लेकिन अगर टैक्स एक ऊपर एक अमाउंट से ज़्यादा आता है, बिल जो है वो सरचार्ज वेव ऑफ कर देते हैं। उस बिल की अमाउंट से जिस वैल्यू एडेड का लेना देना है, वैल्यू बीइंग एडेड का लेना देना है, वो हो गया सरचार्ज। ठीक, अब अगर इसके ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिल अमाउंट के ऊपर गवर्नमेंट ये लिख दे फूड वेस्टेज, तो क्या हो जाएगा? सेस हो जाएगा। समझ में आया? फूड वेस्टेज क्या हो जाएगा? क्योंकि सभी के ऊपर लग रहा है, जो भी होटल में खाने जा रहा है वो सभी के ऊपर लगेगा, सेस हो गया। अब ये मत समझना वहां पे कि ये तो सिर्फ उन्हीं के ऊपर लग रहा है जो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बाकियों के ऊपर तो नहीं लग रहा। फिर शादी ब्याह में भी लगेगा, केटरिंग सर्विसेज पे, राइट? तो फूड वेस्टेज सेस, और बिल के हिसाब से जो लगे वो सरचार्ज हो गया। अब समझ में आया? सो दैट इज द थिंग। नाउ वैट एज अ प्रिंसिपल क्या कहता है? स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया। S1 स्टेज 1, S2 स्टेज 2, लाइकवाइज S3, S4 एंड देन फाइनल स्टेज। ठीक, यहां पे जो आइटम बन रही है वो 250 रुपए की है, और यहां से जो आइटम शुरू हुई, सबसे पहले रॉ मटेरियल लिया 100 रुपए का, स्टेज 2 में उसको प्रोसेस किया, उसकी वैल्यू हो गई 150। तो 150 पे कितना टैक्स लगेगा? सिर्फ 50 रुपीज़ पे टैक्स लगेगा, 10%। अगली स्टेज पे वैल्यू कितनी आई? इसने रॉ मटेरियल परचेज किया, 155 रुपीज़ हो गई। ठीक, 155 रुपीज़ वाली को इस पर्सन ने यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी 45 रुपीज़ की, तो अब टैक्स कितने पे लगेगा? 45 रुपीज़ पे, सिर्फ जो वैल्यू ऐड हो रही है। 155 पे तो हम पहले दे चुके हैं, यहां तक तो कवर्ड है ना। अब बचा क्या? 155 प्लस जो वैल्यू ऐड होके यहां पे कितने की आ रही है? 200 की। 200 वाला जो पर्सन है वो उसको 250 में बेच रहा है, 250 प्लस GST प्लस वैट। समझ में आया? वैल्यू एडिशन पे टैक्स, ये पहले भी कवर कर चुके हैं हम। क्लियर है? सो वैल्यू एडिड पे टैक्स लगता, जब क्लियर है आपको, वैल्यू एडिड पे जब टैक्स लगता जाएगा, उससे क्या हो रहा है? टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट अवॉइड हो रहा है। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की वजह से जो खर्चा बढ़ जाएगा। मान लो तुमने 10,000 1 लाख रुपए फीस दी, ठीक, 1 लाख के ऊपर मैं बोलूँ कि मैंने जो कैमरे के ऊपर टैक्स दिया था वो भी तुम दो, फिर उसके बाद मैं बोलूँ जो लाइट्स का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का उसके ऊपर टैक्स दिया था वो भी दो, फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि जो बुक्स दी थी उसके ऊपर भी टैक्स दो, फिर उसके बाद जो चेयर्स के ऊपर टैक्स दिया था वो भी दो। फीस कितनी हो जाएगी? 1,90,000 मान लो, ठीक। अब 1,90,000 हो गई, कस्टमर्स कितने हो गए? हाफ, अप्रॉक्सीमेटली हाफ हो गए। यही होगा ना, क्योंकि टैक्स इंसिडेंस तुम पे ज़्यादा हो रहा है। टैक्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ? मेरी सेल के ऊपर। इसको गवर्नमेंट का क्या होगा? गवर्नमेंट के ऊपर इसका नुकसान का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सेल ही आधी हो गई, मतलब अगर एक बफलो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर भैंस ही आधी रह गई तो कितना दूध निकाल लोगे, कितना टैक्स लगा लोगे? एक लिमिट है। फिर क्या शुरू होगा? टैक्स की चोरी पे इवेजन। ज़्यादा टैक्स लगाते तो क्या होता है? टैक्स पे ही नहीं करना, तरीके तो फिर निकाल ही लेंगे। मतलब समझ रहे हो? इससे क्या होगा?
कि अब 1,80,000 तक टैक्स पे करना है, चलो अच्छा कुछ टिकटों भिड़ाते हैं, सीए को करो फ़ोन, वो बताएगा कि अच्छा इतने इतने ले लो, ऐसे ले लो, बात ख़त्म। समझ में आया? इसीलिए वैल्यू एडिड टैक्स का फंडा क्या है कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है। अब विन विन सिचुएशन, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है वैल्यू एडिड टैक्स इज अ विन विन सिचुएशन, ऐसे नहीं, ये तो एब्सोल्यूट, मतलब ये तो क्लियर ही हो गया ना अब इनिशियल पढ़ते ही, विन विन सिचुएशन है। हाँ, वैल्यू एडिड टैक्स इज बेनिफिशियल फॉर ए कस्टमर, बी वेंडर, सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि आपको भी गवर्नमेंट ऑनेस्ट मान रही है कि आप टैक्स पे करोगे, और क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सभी से बिल्स ले लिए, गवर्नमेंट इनको भी ऑनेस्ट मान रही है। पहले क्या 250, क्योंकि उसने 50 रुपीज़ अपना मार्जिन जोड़ा, अब 50 के ऊपर वैट लगेगा। समझ में आया? तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे किसी बिग फिश को पकड़ेगी, किसी एक बिग फिश को, चाहे वो ये है, उससे पीछे की, आगे पीछे की सारी कुंडलियां खुल जाएंगी। समझ में आया? नहीं, बिग वेंडर्स लिखो, ठीक है, यू हैव टू यूज द रिफाइंड वर्ड रिलेटेड टू दैट थिंग। अब कई बार ऐसा स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी में, अगर आंसर की स्टैंडर्ड फ्रेजियोलॉजी में यूज़ किया जाता है तो आप कर सकते हो, जैसे कहीं कहीं पे आता है ये चीज़ें, टैक्स हेवन्स, टैक्स नेटवर्क, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब वो बेस इरोजन, इवन दो इरोजन वर्ड कम्स फ्रॉम दी सॉइल, जियोमॉर्फो, जो भी है ना वहाँ से, बट बिकॉज इट इज़ बीइंग यूज्ड टू ऑफन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स इवेजन, यू कैन यूज दैट, बट दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, अगर यहाँ पे अमेजन है, अमेजन से मैंने ये कैमरा परचेज करा, तो पहले तो अब जेवीज की कुंडली खुल गई कि भाई नेटवर्क में आ रहा है कैमरा, वो सभी डिवाइसेस परचेज करेगा जो टेलीकास्ट करने के लिए चाहिए। कहाँ से खरीदे? तुमने 10 लाख की परचेजिंग अमेजन से करी है, वो पैसे कहाँ से आए? है ना, हिसाब होगा तभी तो। अगर मैं ये करूँ कि किसी से फीस कैश में ले ली और अमेजन के बिल्स पे करना शुरू कर दिया कैश में, तो उस केस में क्या होगा, पकड़े जाने के चांसेस हैं, क्योंकि इनकम दिख रही होगी 9 लाख, खर्चा हो रहा होगा 10 लाख। अब इस केस में क्या होगा, रेड अलर्ट होने लग जाएगा, सिस्टम अपने आप बताने लग जाएगा कि इस पर्सन के, उनके सिस्टम में एम्बेडेड है। अब ये कोडिंग ऐसे हो रखी है कि जीएसटी नेटवर्क और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का आपस में इंटरलिंकेज हो रखा है। ठीक, जीएसटी डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन हो रखा है। तो अगर यहाँ पे सेल ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पे कम दिख रही है, तो फिर ये अपने आप ये प्रोफाइल खोलने को बोल देगा। अब इसमें क्या है, किसी भी स्टेज पे आप बड़ी एंटिटी को पकड़ लो। बड़ी एंटिटी क्या हो सकती है, जिसको मैं रेंट पे कर रहा हूँ, शुरू यहीं से हुए, रेंट पे करने वाले को रेंट ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इनकम कम दिख रही है रिकॉर्ड्स में, तो दिक्कत। रेंट कम जा रहा है, इनकम ज़्यादा दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंट ज़्यादा जा रहा है, इनकम कम, तो बैंक में पैसे डिपॉजिट कैसे हुए, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? सो दैट इज देयर। नाउ from production to the level of sale, there are many points where value is added in all the goods. Even the packaging has got its own value. VAT is collected at different points of value addition chain. Multi-point tax collection. VAT, लिख लो dash, VAT, multi-point tax collection. That is why there is no chance of imposing tax upon tax which takes place. That is why there is no chance of imposing tax upon tax which takes place in non-VAT method. इसको क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, यहाँ पे जो टैक्स पे किया था उसके ऊपर दोबारा से टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया,
Cascading effect. Done? That is why there is no chance of imposing tax upon tax which takes place in non-VAT method. अब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये मैंने बताया था, STT was introduced in budget of 2004. This is a kind of turnover tax where the investor has to pay a small tax on every transaction, every consideration being paid. किसी ने उस दिन इंटरप्ट किया था कि सिर्फ पेड पे लगता है या रिसीव्ड पे लगता है, आपने, है ना, दोनों पे लगता है. ठीक, अगर मैंने सेलर अगर बार बार बेचने आएगा तो बायर फ्लीस हो जाएगा ना, बायर वुड गेट अट्रैक्टेड टू इट. अगर मेरे को ये पता है कि 100 रुपये के शेयर बेचूंगा और उस पर 2.5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो मैंने शेयर्स में कमाए ही 2.5 रुपये थे, 97.5 के या 97,500 के शेयर्स परचेज किए. अब कोई कस्टमर बिड कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है, कॉल और पुट ऑप्शन होता है. कॉल ऑप्शन क्या होता है, बायर ये ऑप्शन डाल रहा है, ही इज कॉलिंग दी शेयर्स, ही इज सेट अ लिमिट कि अगर इतने पे कोई शेयर आएगा वो अपने आप बायर के अकाउंट में आ जाएगा. ठीक, और सेलर उधर से, अगर सेलर ये ऑप्शन डालता है तो इंडेक्स इसको मैच कर देता है, कंप्यूटर अपने आप दोनों को मैच कर देता है. राइट, ठीक है. तो जैसे लूडो खेलते हो तो तुम ये बोलते हो कि मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ, दिखाते हो ना. और कौन सी गेम पॉपुलर चलती है आजकल, जो भी खेलते हो, तो वहाँ से तुम्हें किसी फॉरेन में, किसी यूएस में, रशिया में बैठे पर्सन से वो कनेक्ट कर देता है, लूडो में, चेस में, किसी में. तो ये क्या हो रहा है, कॉल और पुट ऑप्शन दोनों आपस में मैच हो रही हैं. सिमिलरली OLX ले लो, OLX पे कुछ पुराना बेचने जाते हो, राइट, तो तुम्हें उसी रेंज की आइटम्स दिखने लग जाती हैं. सेम वे में यहाँ पे ये अपने आप ऑटोमेटिकली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. लेकिन अगर सेलर को ये पता है कि 97,500 में जो आइटम खरीदी है, अगर मैं उसको 1 लाख में बेचता हूँ तो 750 रुपये तो टैक्स कट जाएगा. तो सेलर क्या करेगा, इसको बेचने का आइटम क्या डालेगा, प्राइस कितना डालेगा, 100750. अब ये आइटम यहाँ पे जाएगी तो कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट हो रही है ना, अननेसेसरीली सेल परचेज नहीं होगी. अब इसको ये पता है कि मैं यदि 1,750 का कुछ खरीदूंगा तो 1,1500 देने पड़ेंगे, यही होता है ना. तो दोनों को ये लग रहा है कि 1,15,100 में मेरे को शेयर्स पड़ेंगे, एक डिस्करेजमेंट हो जाती है. लगता है कम लगता है उस पर, इसमें रेट ज़्यादा हो जाता है इंट्राडे में, इसमें 0.75, 0.5, उसमें 0.25. टैक्स तो दोनों में लगेगा. इंट्राडे क्या होता है, विद इन दी सेम डे जब आपने खरीद पर सेल परचेज करी तो इंट्राडे पे ज़्यादा टैक्स है, राइट. इंटरडे पे एक दिन के बाद बेचा, 24 आवर्स के बाद बेचा, तो उस पर कम है. क्या सभी पे, सभी पे अलग अलग नहीं है, सेम है, बस ये है 0.5, 0.25, इतना ही डिफरेंस है. ये क्लियर है. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लेवी इज टू मिटिगेट टैक्स एवेजन एज द सेम इज टैक्स एट द सोर्स. इंटेंशन क्या है, टू डिस्करेज स्पेक्यूलेशन इन ट्रेड टैक्स, द शेयर ट्रेडिंग. हम शेयर ट्रेडिंग दो वे से करते हैं कि एक आइटम सस्ती खरीदते हैं, महंगी बेचेंगे, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेट करना. स्पेक्यूलेशन का जनरल मीनिंग क्या हुआ, हिंदी में मुनाफाखोरी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परचेजिंग एन आइटम विद द होप टू सेल इट एट अ हायर प्राइस वेरी सून, वेरी सून. ठीक है, परचेजिंग एन आइटम और सेलिंग एन आइटम वेरी क्विकली टू बुक द डिविडेंड्स, टू बुक द प्रॉफिट्स. डन. तो ये हो गया. नाउ स्टैम्प ड्यूटी. स्टैम्प ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी located in their state. It is also levied by the government on all legal documents. जैसे हम यहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो किस पे बनता है, स्टैम्प पेपर पे. गवर्नमेंट ये बोलती है कि हमने तुम्हारे लिए इतने ज़्यादा लॉयर्स बैठा के रखे हैं, तुमने स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करी.
स्टैम्प ड्यूटी से किसकी सैलरी आ रही है? तहसीलदार की, नायब तहसीलदार, सब तहसीलदार, इन सब की ड्यूटी किससे निकल के, सैलरी किससे निकल के आ रही है? जो हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, ठीक है। अब स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगती है? 7% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। पंजाब में 9-10%, यानी अगर कोई 10 लाख का प्लॉट खरीद रहा है तो उसको 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर लेने पड़ेंगे। 9,90,000 के स्टैम्प पेपर, 1% तहसीलदार का। समझ रहे हो? तहसीलदार का क्यों है? क्योंकि सर्कल रेट्स क्या होते हैं? जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एक सर्कल है, सर्कल रेट्स हमारी कंट्री में रिवाइज नहीं होते जल्दी ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। सर्कल रेट क्या होता है समझते हो? इस सर्कल में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका एक बेयर मिनिमम रेट, कि इस एरिया में जो ज़मीन है वो 1 लाख रुपए, यहाँ पे शायद 5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए गज है। मतलब समझ रहे हो? अब तुम वो कौन से शायर की स्टेटमेंट है, 2 गज ज़मीन में समझ जाओगे, राइट? तो 2 गज ज़मीन भी महंगी हो गई। तो यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपए गज ज़मीन का रेट है। तो उस 1-1.5 लाख रुपए का रेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कितना है? 50,000, 70,000। दिल्ली में तो सर्कल रेट्स फिर भी जल्दी रिवाइज होते हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में नहीं होते। क्यों? एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या है वेस्टेड इंटरेस्ट? प्रॉपर्टी माफिया। अगर सर्कल रेट्स को, यहाँ पे भी वही सेम फिनोमिना है, अगर 1 लाख वाला कोर्स 1,80,000 में हो जाएगा तो क्या होगा? या तो अंडर द टेबल पेमेंट होगी या फिर कस्टमर्स कम हो जाएंगे। अगर रियल एस्टेट में सर्कल रेट्स यानी कि भूमि, ज़मीन किस रेट पे रजिस्टर कराई जाएगी, अगर वो रेट को हम मार्केट वैल्यू के साथ लिंक कर देंगे तो क्या होगा? ट्रेडिंग कम हो जाएगी। आप तहसीलदार के ऑफिस में जाओगे, मान लो मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 1 करोड़ की। अब गवर्नमेंट कह रही है कि 1 करोड़ की ही रजिस्टर करवाओगे। 1 करोड़ की रजिस्टर करवाने बैठूंगा तो 10% के हिसाब से ड्यूटी कितनी हो गई? 10 लाख। कोशिश क्या होगी कि हम दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी कर लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? कि इन्होंने इस ज़मीन के कागज़ मुझे दे रखे हैं। अब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को, या 2 लोग जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी, तो ये दोनों को एक सरकारी ऑफिस में रजिस्टर करवाना होता है। क्यों रजिस्टर करवाना होता है? ताकि ये तहसीलदार प्रूफ है। दोनों जाते हैं ना फोटो कराने, राइट? क्यों? ये तहसीलदार प्रूफ है कि ये एक पर्सन ए ने पर्सन बी को प्रॉपर्टी बेची है। अब पर्सन ए सेलर किसी और को प्रॉपर्टी दोबारा बेचने जाएगा तो वहाँ पे रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी फ्रॉड होते हैं, राइट? गलती से करा दी। उसका प्रॉपर्टी का खसरा नंबर होता है कि डीड नंबर क्या है, उसकी जियोग्राफिकल मैपिंग आजकल शुरू हो गई है जीपीएस के वे से, जीआईएस के वे से, कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लोकेटेड है, ये इस पर्सन की है। अब गवर्नमेंट इनको एक फ़ी पे करवाती है। स्टैम्प पेपर आपने कर लिए साइन आपस में, वो एक बात है, लेकिन स्टैम्प पेपर को यहाँ पे रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। रजिस्टर स्टैम्प पेपर जो दे दिया वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो 200-250-2500 और लगते हैं। अगर 1 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर हैं तो 2,500-3,000 और लगते हैं। वहाँ पे रजिस्ट्री हो गई, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन हो गई। अब ये तहसीलदार आपकी प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर 10 लाख के स्टैम्प पेपर लेने पड़े, अगर सर्कल रेट्स मार्केट रेट को रिफ्लेक्ट करने लगें तो क्या होगा? प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कम हो जाएगी। हम दोनों ए और बी क्या करेंगे? आपस में डील कर लेंगे। तहसीलदार को बताया ही नहीं, कच्चे पे कर लिया, ये मुझे जानता है, ये मुझे जानता है, बात खत्म। 2-4 ट्रस्टवर्दी पर्सन्स ले लिए जिनको गवाह बना दिया और काम हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा? देयर इज अ रिस्क ऑफ ए सेलिंग द प्रॉपर्टी टू समबडी एल्स विदाउट बी नोइंग अबाउट इट। अगर इंटीमेट लोकल टाउन के लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मिली भगत करके काम चला लेते हैं, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। जो के सीरीज़ में स्टार प्लस पे देखते हो ना, वो लड़ते रहते हैं आपस में, बड़े घर के वो दिखाते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, फिर वो मुकर जाता है, वो गाड़ी तेज चला के आता है। ये सब देखते हो ना कि नहीं? थोड़ा बहुत तो देखते हो पहले। तो पॉइंट क्या है? ये उस तरह की डीलिंग है, राइट, पावर ऑफ अटॉर्नी वाली। अब अगर सर्कल रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा? कमर किसकी टूटेगी? गरीब पर्सन की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डेली वेजर को वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है ना, वेजेस मिलती है ना।
अब 550-600 रुपये 700 रुपये जो दिहाड़ी चल रही है, 1000 भी हो गई दिल्ली में शायद, ठीक है, जो दिहाड़ी चल रही है ना, उसके लिए काम रुक जाएगा, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त रुक गई, राइट। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि सर्कल रेट है 50 लाख प्लस 9% रेट कर दिया, सर्कल का रेट है 50 लाख 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ में बिक रही है, ये अंडर पेमेंट हो रही है, गवर्नमेंट को ये पता होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट ये बोलती है हमारे तहसीलदार को 2% दे दो। अब तहसीलदार किसको देगा ऊपर, एसडीएम को। एसडीएम कहाँ जाएगा, डीएम के पास। डीएम कहाँ जाएगा, सीएम के पास। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। तो ऐसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और ये सब, जिस एरिया में सर्कल रेट्स बहुत अंडर प्राइज्ड हैं, अंडर रिवाइज्ड हैं, वहाँ पे पोस्टिंग का, डीएम का, एसडीएम का, तहसीलदार का रेट ज़्यादा है। समझ रहे हो, 2% के बेसिस पे। अब अगर इसको पूरा रिफॉर्म करके 1 करोड़ कर दिया तो 2% खत्म हो जाएगा। कभी कभी हम अड़ जाते हैं कि हम 2% नहीं पे करेंगे, ठीक है। जब आई यूज्ड टू बी इन प्रॉपर्टी अर्लियर, तो हम किसी का फ़ोन करा के जाते थे, जैसे कोई प्रॉपर्टी लोन पे ली, ठीक है। अब लोन पे ली है तो वो तो जो कंपनी जो हमें लोन दे रही है वो तो 1 करोड़ रुपए ही मानेगी ना रजिस्ट्री की वैल्यू, क्योंकि वो तुम्हें 1 करोड़ का फाइनेंस दे रहे हैं। वो ये थोड़ी बोलेंगे कि सर्कल रेट पे रजिस्ट्री करवा लो। उनको अपने सीनियर्स को जस्टिफाई करना है कि जिस प्रॉपर्टी को हमने लोन दिया है वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। अब हम तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार को बोला कि प्रॉपर्टी लोन पे है तो आप इसका 1% हम नहीं देंगे। अब तहसीलदार प्रॉपर्टी पे कोई ऑब्जेक्शन लगा देगा, समझ में आया, आप रजिस्ट्री नहीं करवा पाओगे। रजिस्ट्री अटक गई, लोन भी गया, प्रॉपर्टी भी गई, उसमें जो अप्रिसिएशन होनी थी वो भी गई, जो उस पर किराएदार बिठाने थे वो भी गए। दिस इज़ द नेक्सस। तो इस वजह से क्यों नहीं इसको रिवाइज करा जाता सर्कल रेट्स को, इसलिए नहीं रिवाइज करा जाता, इसके भी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म देखा, इसके भी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर हैं। शुड सर्कल रेट्स बी रिवाइज टू ऑफन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन बनता है। इट कुड बी एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, वेरी लुक्रेटिव, है ना। जैसे केजरीवाल ने 2015 में, केजरीवाल सर ने क्या किया, यहाँ के कन्वर्जन चार्जेस बढ़ा दिए। जब यहाँ पे सीलिंग चल रही थी, सुना है ये वर्ड, दिल्ली में सीलिंग चल रही थी कि जो प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल हो रखी हैं उनके कन्वर्जन चार्जेस नहीं पे करे हुए। वो तो सिर्फ कन्वर्जन चार्जेस वाला पार्ट था कि एक प्रॉपर्टी जो ये सारे घर रेजिडेंशियल थे, अब धीरे धीरे सारे कमर्शियल होते जा रहे हैं, तो इनका एक कन्वर्जन चार्ज लगता है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी से आप पैसा अर्न करते हो, शोरूम बना के ये सब, है ना, ठीक है। तो पहले जो हेमचंद का घर था वो हुंडई का शोरूम बन गया। हेमचंद के घर से तो कुछ नहीं बेचोगे, लेकिन हुंडई की कारें रोज़ 5 बिकती थी, 10 बिकती थी, लॉकडाउन से पहले यहाँ पे शोरूम होता था। तो वो अर्निंग में गवर्नमेंट को एक हिस्सा तो बनता है। अब गवर्नमेंट अगर उसको रिवाइज करती है तो ये बोला जाता है कि डेली वेजेस की पेमेंट्स कम हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में डीलिंग कम हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेबर कोड, लेबर कोड में लिख दिया कि किसी की भी वेतन, किसी की भी वेजेस, सैलरी, किसी की भी सैलरी कितने से कम नहीं होगी, 15,000 से कम नहीं होगी। मिनिमम 15,000 सैलरी मिलनी ही मिलनी है, राइट। तो इससे क्या होगा, डेली वेजर्स के लिए पहले से श्रम योगी मानधन योजना ला दी। जब उनको क्वेश्चन कर लिया, उनका एक सेफ्टी नेट बना दिया कि अगर कोई वर्कर अपनी प्रगति की सीढ़ी पे चढ़ रहा है, लैडर ऑफ प्रोग्रेसिविटी, अब अगर उसको ऐसे रिफॉर्म्स लाने की वजह से एकदम से शॉक लगेगा, तो वो श्रम योगी मानधन योजना के सोशल नेट में जाके गिरेगा, ज़मीन पे नहीं गिरेगा। ज़मीन पे गिरने का मतलब समझ रहे हो, उसकी वेजेस 500-700 से ज़ीरो नहीं हो जाएंगी। क्यों, आपने 50 लाख वाला सर्कल रेट 1 करोड़ कर दिया, समझ रहे हो। उससे क्या होगा, रियल एस्टेट मार्केट एकदम से ठप हो जाएगी। जैसे स्टॉक एक्सचेंज गिरता है ना एकदम से, जैसे ही सेबी बोलता है कि हम कुछ टैक्स लगाने जा रहे हैं, या छापेमारी होती है कंट्री में बड़े उद्योगपतियों पे, बड़े इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट बिगविग्स पे, तो स्टॉक मार्केट टैंक्स बाय 500 पॉइंट्स लिखा हुआ आता है ऐसा, अमिट्स रेड्स कंडक्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि वो काला धन स्टॉक मार्केट में लग रहा होता है। सेम उसी तरह से प्रॉपर्टी मार्केट टुडे इज कंसिडर्ड टू बी द सेफ हेवन फॉर ऑल द ब्लैक मनी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लो 25 लाख में, यहाँ दिल्ली में तो ज़्यादा है 50 लाख, 20 लाख रुपए में रजिस्ट्री। अब जब कुंडली खुलेगी तब देखेंगे, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है
कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, उनको पेपर मिलते हैं 20 लाख के। अब वो कोर्ट में कैसे प्रूव करें कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है? बायर कह रहा है मैंने 20 लाख में बेची, सेलर कह रहा है मैंने 20 लाख में बेची, तहसीलदार कह रहा है मैंने 20 लाख में रजिस्ट्री भी करी, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे प्रूव हो जाएगी? न्यूज़पेपर में किसी की इमेज मलायन करनी होती है तो लिखा हुआ आता है ही हैज गॉट प्रॉपर्टी वर्थ 500 करोड़। वर्थ 500 करोड़ है ना साहब, मैंने कितने में खरीदी थी? कोई प्रूफ नहीं है। अगर इन सर्कल रेट्स को रिवाइज कर दिया जाए तो क्या होगा? 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 90 लाख में बिकेगी, इससे कम तो नहीं होगी। मैंने घाटे में भी बेची 80 लाख में, 80 लाख कहाँ से आए? प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त बंद, खरीद फरोख्त बंद, तो वो मजदूर कहाँ जाएगा? मजदूर अभी तो सीढ़ी लगा के चढ़ रहा था, उसे 1000 रुपये शाम में मिल जाते, लेकिन जब साइट पे काम ही बंद हो गया तो मजदूर चूल्हा जलाने के लिए तरसेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? पहले लेबर सेक्टर रिफॉर्म्स लेके आ रही है। एक तो मिनिमम वेज गारंटी दे दो, अगर कोई मिनिमम वेजेस पे भी नहीं हायर करने को रेडी है तो क्या होगा? 500 रुपये श्रम योगी मानधन योजना या पेंशन योजना या यूनिवर्सल बेसिक इनकम इनको मिलना शुरू हो जाएगा, इनका चूल्हा जलता रहेगा। रोटी का इंतज़ाम तो खुद कर ही लेंगे, नहीं तो मनरेगा, नहीं तो फिर मनयूगा, अर्बन गारंटी स्कीम। तो इससे क्या है? कुशनिंग हो रही है। समझ में आया? तो ये ऐसी तरह के सारे टॉपिक्स हैं जो अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अंडरलाइन टॉपिक्स को समझने के लिए स्टैम्प ड्यूटी छोटा सा टर्म है, देख रहे हो, इसके अंडर डीपर जाते हैं तो एक ऐसे लगता है कि एलिफेंटाइन साइज का एक रिफॉर्म इज इन दी मेकिंग। इसीलिए अब मोदी जी का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी सेक्टर रिफॉर्म। अभी आधार कार्ड से प्रॉपर्टी की लिंकेज शुरू हो गई है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आधार कार्ड से लिंक करनी पड़ेगी, ये पता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, राइट? सो अब आगे चलते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स जो सिनेमाज पे लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स क्या हो गया? मर्ज हो गया जीएसटी में, एक्सेप्ट फॉर दी एंटरटेनमेंट टैक्स लेवाइड बाय पंचायत, लोकल बॉडीज, ठीक है? क्योंकि उनके लिए जो नुक्कड़ नाटक पे टैक्स लगता है या जो रूरल एरियाज में सिनेमा हॉल्स हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं है, उनके ऊपर लोकल बॉडी टैक्स कलेक्ट करेगी। लेकिन जी बाकी के जो अर्बन एरियाज़ हैं, फन वर्ल्ड जाते हो, कहीं और जाते हो, वाटर पार्क जाते हो या कहीं पे सिनेमा हॉल में जाते हो, तो ये सारा टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स अब जीएसटी में आ गया। अर्लियर एंटरटेनमेंट टैक्स यूज्ड टू बी अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है? इन इंडिया एंटरटेनमेंट टैक्स इज लेवाइड ऑन एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन that is related to entertainment and is reserved primarily for the state governments. Some forms of entertainment on which the entertainment tax is levied include amusement parks. कुछ पार्क्स का ना नाम ही, जैसे जयपुर में या कहीं पे बहुत बड़े एस्टेट में वो बने हुए हैं, तो उसका नाम ही अम्यूज़मेंट पार्क है। उसके अंदर आप एंटर करोगे तो मॉल होगा, एक तरफ वाटर पार्क होगा, एक तरफ वो स्विंग्स एंड ऑल। तो जैसे ही आप अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो, बाहर ही एक टिकट देनी पड़ती है। देखते हैं ना, जैसे किसी सर्कस में या किसी जू में या कहीं पे जाते हैं तो बाहर एक टिकट लगती है, या किसी दिवाली फेयर में जाते हो या पहले जाते थे, है ना, तो वो बाहर ही एक टिकट लगती है 100 रुपीज़ की, तो उसके ऊपर टैक्स है। क्लियर? अगर वो लोकल बॉडी प्रोवाइड कर रही है तो नहीं है। डन? एंटरटेनमेंट टैक्स इज ओवर। स्टेट लिस्ट के अंडर होता था ये अभी भी है। स्टैम्प ड्यूटी अभी भी है। स्टैम्प पेपर का पर्पस क्या होता है मैंने बता दिया, कि गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ प्रूफ, गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अटेस्टी टू द डील, कि गवर्नमेंट ने उस डील को वेट किया है। VET, अटेस्ट, ATTEST, ठीक है? ठीक है। अब एक तेलगी नाम के पर्सन थे, सुना है किसी ने नाम? तेलगी स्टैम्प पेपर स्कैम, ये तो सुना होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि नकली नोट छापते हैं तो पता ही लग जाता है, उन्होंने स्टैम्प पेपर नकली छापना शुरू कर दिया। यस, 1000 रुपये, 10,000 रुपये स्टैम्प पेपर। और काफ़ी IAS ऑफिसर्स ने, जब जो तहसीलदार वगैरह थे, उन्होंने उनको पकड़ भी लिया। 2 पेपर चलते थे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, एक तेलगी वाला थे ना, एक दूसरा। सच ह्यूज वॉज द नेटवर्क एंड ही वॉज द वन बिहाइंड इट। और वो इतना बड़ा माफिया बन गया कि कोई और फर्जी स्टैम्प पेपर लेके आता था तो वो उसको मरवा देता था।
और ही यूज टू ब्राइब एवरीवन। मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी, आप स्टैम्प पेपर खरीदते हो, गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा देते हो, लेकिन दो तरह के स्टैम्प पेपर आ रहे हैं, गवर्नमेंट वाला, एक तेलगी वाला। ठीक, आप लेने गए 10,000 का स्टैम्प पेपर या 1 लाख के, रोज नोट्स इतने एक्सचेंज हो नहीं हो पता नहीं, स्टैम्प पेपर तो लग ही रहे हैं इतने। अब वो स्टैम्प पेपर फर्जी करके जब कभी वो पकड़ा जाता था तो वो उस IAS ऑफिसर को, उस तहसीलदार को, उस SDM को इतने पैसे दे देता, क्योंकि 10,000 रुपये का सीधा, 1 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर सीधा है। 20-30 हज़ार दे भी दिए, पेपर प्रिंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी? नोट बनाने वाली मशीन बहुत महंगी आती है, बहुत सख्ताई थी, तो इन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया। मतलब समझ रहे हो, अब क्या है, स्टैम्प पेपर डिजिटाइज हो गए। अब यहाँ पे खड़े खड़े भी हम स्टैम्प पेपर जनरेट कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, सिर्फ एक नंबर से आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर? सो है ना दिमाग इंडियन, मतलब समझ रहे हो? सो हर्षद मेहता ने क्या किया था? हर्षद मेहता स्कैम में उन्होंने 500 करोड़ की फेक सिक्योरिटीज़, फिक्स डिपॉजिट्स बनाना शुरू कर दिया, शेयर्स की स्क्रिप्ट्स बनाना शुरू कर दिया। वो भी गजब दिमाग था, राइट? सो इसीलिए तो दिक्कत है ना, ये जो किसी और की गाड़ी जला दी अग्निपथ के चलते, है ना? तो एक दिमाग ये है जो पॉलिटिशियंस के कहने पे नाचता है, गाड़ी जला दो, ये सब कर दो। कांग्रेस ने कहा या जिस भी राजनीतिक दल ने कहा, गाड़ी जला दी। दूसरे ने सोचा कि लिमोजिन कैसे लेके आनी है इस बेरोज़गारी में निकलने का, मतलब बोलते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। तो उन्होंने ये तरीका ढूंढ लिया, ट्रेन क्या जलानी है, अपनी ट्रेन चलाओ। तेलगी स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, एंड दे बिकेम बिलियनियर्स, राइट? सहारा स्कैम, सबको बेसहारा कर दिया, वो भी तो एक स्कैम है, सबको बोला पैसे डबल होंगे, पॉन्जी स्कीम्स। तो ये कब होता है? जब पॉलिसी ऊपर के लेवल पे, जब पॉलिसी सही नहीं बनती तो स्कैम्स होते हैं, फिर पुलिसिंग की ज़रूरत पड़ती है ना। और कितने लोग इसमें बर्बाद होते हैं, ये सोच के देखो। CM तक पैसे जाते थे, 8 राज्यों के CM तेलगी के साथ मिले हुए थे, तेलगी के फ़ोन में उनके फ़ोन नंबर्स मिले। सहारा सबका सहारा था, गरीब लोगों के लिए बेसहारा था। ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद अ साइकिल, देन ग्रेजुअली प्रिया स्कूटर, उसके बाद नेम एनी कार, ही इज गॉट इट। समझ में आया? तो सेबी के लिए यही तो, हम जब IRCs कवर करेंगे, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस, तो ये इनका क्रिटिसिज्म है। जैसे रजिस्टर करना होता है, कोई भी बॉडी अगर लोगों से पैसे कलेक्ट कर रही है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है कि वो लेंगे पैसे, जैसे बैंक्स होते हैं, तो तब उस टाइम भी लोगों का, अब वो बॉडी सो जाए। आप अभी इस तरफ हो ना, तो अच्छे लग रहे हैं ये बोलना, है ना? उस तरफ हो गए तब बात करेंगे। नाउ आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द स्टेट वैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वैट वाज अ ट्रांजिशनरी स्टेप। ठीक है, वैट वाज अ ट्रांजिशनरी स्टेप टुवर्ड्स GST। GST in nutshell is a summation of VAT system of all the states। VAT सिस्टम में क्या है कि हर स्टेट की अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन जुड़ गई, हम पढ़ चुके हैं वैसे। तमिलनाडु बना रहे, ठीक है, मान लो अब तमिलनाडु, इधर मान लो महाराष्ट्र, तो हर स्टेट जब वैट आ गया तो अपनी अपनी स्टेट की जुरिस्डिक्शन में जो पीछे के लेवल पे जो टैक्स पे किया है उसका ब्यौरा स्टेट वैट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में था। अब तक हमने ये समझा कि जो भी डील हो रही है वैट नंबर के जरिए वो रजिस्टर हो रही है। फेयर इनफ, ये तो क्लियर है ना? हर डील जो हो रही है वैल्यू एडिशन के बेसिस पे बिल्स रेज करे जा रहे हैं, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। अब ये डिफरेंट स्टेट्स के, जैसे TN वैट, तमिलनाडु का वैट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के वैट डिपार्टमेंट से लिंक्ड नहीं है। जो गुड्स महाराष्ट्र में खरीदी गई और महाराष्ट्र में बेची गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उन पे प्रीवियस स्टेज में पे किया गया टैक्स तो अकाउंट करेगी। प्रीवियस स्टेज पे जो टैक्स पे किया गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ठीक है, आपके नाम पे इतना टैक्स पहले डिपॉजिट है जब आपने कच्चा माल लिया था। अब आपको 150 रुपये वाली गुड पे केवल 50 रुपये पे ही, 50 रुपीज़ पे ही टैक्स देना है, बाकी पे नहीं देना। 100 रुपीज़ पे टैक्स ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन जब ये 150 वाला कच्चा माल, सेमी फिनिश्ड गुड
तमिलनाडु में बेची जा रही है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि हमने हमारे पास 150 रुपीज़ का महाराष्ट्र का बिल है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला, कौन, कब, कहाँ, कैसे, दोबारा से टैक्स दो। अब 150 रुपये पे टैक्स ऑन टैक्स लगेगा। तो कैस्केडिंग इफेक्ट वॉज अवॉइडेड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। Cascading effect was avoided, but only up to the boundary of a particular state. When the goods moved out of the boundary of a particular state to another state, the same saga of repetitive tax started again. The same story of cascading effect started again. अब इसको avoid करने के लिए stitching together of the tax systems of all these states was needed. So that is wherein came from the concept of GST इज अ सिंगल नंबर। मेरा यहाँ का GST नंबर है दिल्ली का, तो मैं अगर किसी को भी, जैसे आप लोग जब एनरोल करते हो ऑनलाइन, जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, स्टेट पूछी जाती है। स्टेट क्यों पूछी जाती है, क्योंकि उस स्टेट के GST नंबर का हमारे GST नंबर से क्या लेना देना है, हम उस स्टेट को पे करेंगे। कि आप सर्विसेज दिल्ली में अवेल कर रहे हो, दिल्ली की कंपनी से अवेल कर रहे हो जेवीज से, लेकिन आप कहाँ से हो, बिहार से, यूपी से, कहाँ से, तो उस स्टेट को आपके टैक्स का हिस्सा चला जाएगा। ठीक, जीएसटी क्या हुआ, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी इज इन अ वे अ स्टिचिंग टुगेदर GST is in a way a stitching together of VAT system of all these states. Done? Done है guys? So this is all for today. कोई डाउट? तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर और लेस कवर्ड। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे वो कर रहा है जो हाईली स्पेकुलेटिव नेचर का इन्वेस्टर होगा, आज ही खरीदा आज ही बेचना है, राइट। जैसे मोबाइल फ़ोन जो डीलर्स होते हैं, कुछ ऐसे समझो, कुछ मोबाइल फ़ोन वाले होते हैं OLX पे मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, खरीदते ही वो सेल पे डाल देते हैं। ये क्या है, इंट्राडे। जो यूज़ करने वाला होगा वो इंट्राडे नहीं करेगा। डन, ठीक है, थैंक यू गाइज।